ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का दूसरा मेथड, जो क्या है विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये पहला मेथड था, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। इस मेथड में क्या है, डेप्रिसिएशन को अलग से रिकॉर्ड करते हैं। तो हम एक सेपरेट अकाउंट, एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। सो जो हम पहले क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन को एसेट में चार्ज कर देते थे, तो एसेट कम होती हुई दिखती थी। यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां आप डेप्रिसिएशन को एसेट में नहीं लिखोगे, बल्कि एक अलग अकाउंट में उसे टोटल करते जाओगे। तो क्या एंट्रीज होंगी, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। रूल तो वही है ना कि हर साल के एंड में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। तो डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। कहां किया, एसेट में नहीं लिखना है क्योंकि हम एक नया अकाउंट बना रहे हैं। सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो जो भी आपका डेप्रिसिएशन है उसको आपने अलग अकाउंट में डाल दिया। अब डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज कर देना है। सो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो यहां पे फर्क क्या है, ये जो हमने डेप्रिसिएशन पहले एसेट में लिखते जा रहे थे वहां नहीं लिखेंगे, बल्कि हम एक अलग अकाउंट है उसमें इसको लिखेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर जितना भी डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेट, इकट्ठा होता जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000, मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एज इट इज दिखेगी क्योंकि आप उसमें नहीं लिख रहे हो। 10,000 प्रोविजन में आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000, अगेन मशीन वहीं की वहीं रहेगी, मशीन पूरी वैल्यू पे आती जाएगी। डेप्रिसिएशन में अब 10 और आ जाएगा, तो कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा 20,000। तो उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो। तो हम प्रोविजंस बनाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। तो यहां डेप्रिसिएशन एक प्रोविजन में जा रहा है। सो इस केस में क्या हो जाता है, ये जो एंट्रीज हैं हमारी, ये रिपीट होंगी हर साल। एक ही डिफरेंस है, एसेट में नहीं लिख रहे हो, अलग अकाउंट में लिख रहे हो। तो हमारे लेजर अकाउंट कैसे बनेंगे, अब इस केस में हमारे पास 3 अकाउंट होंगे। एसेट अकाउंट हम पहले से बना रहे हैं, ठीक है ना। जब भी आपने किसी ईयर में एसेट खरीदी तो आपने बैंक अकाउंट कर दिया, ये आ गया। लेकिन अब इसमें और कोई एंट्री नहीं होने वाली, क्योंकि आप एसेट को डेप्रिसिएशन उसका यहां नहीं लिख रहे हो। तो क्या होगा, जब आप परचेज करोगे आप लिखोगे। इन केस आप सेल करते हो, लेटर ऑन है, अभी नहीं, सेल करते हो तो परचेज यहां है, सेल यहां है, वो भी लिख दोगे, बाकी बैलेंस आता जाएगा। तो अगर आपने एक एसेट 1 लाख रुपीज में खरीदी है तो वो 1 लाख में ही बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, तो कुछ और किया नहीं तो फिर से बैलेंस आ जाएगा। तो हमें एसेट अकाउंट देखने पे क्या लगेगा, अरे एसेट तो उतने की उतनी है। अगर हमने 1 लाख में खरीदी है तो वो 1 लाख में ही दिख रही है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है ना। तो एसेट हमारी हमेशा नई की नई दिखेगी, पूरी वैल्यू, पूरा जो उसका कॉस्ट प्राइस है उस पर दिखेगी। तो डेप्रिसिएशन कहां गया, उसके लिए हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन अकाउंट बना दिया। तो एक डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो एवरी ईयर एट द एंड, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करते हो, लेकिन अब ये डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है, जो डेबिट हो रहा है, जो डेप्रिसिएशन क्रिएट हो रहा है, ये एसेट से नहीं जा रहा, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया, एट द एंड इसका बैलेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज हो जाएगा। इसको ट्रांसफर कर दोगे क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट ईयर फिर से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से आपका डेप्रिसिएशन आएगा और वो P&L में क्लोज हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन तो आपका एक्सपेंस है, वो तो क्लोज होना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की। अब क्या होगा, आपने जैसे फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो आपने उसके लिए क्या बना दिया, प्रोविजन अकाउंट बना दिया। तो फर्स्ट ईयर एंड में आपका प्रोविजन क्रिएट हुआ। कहां से क्रिएट हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से। अब प्रोविजन क्या है, आपने एक अमाउंट एक्यूमुलेट करते जा रहे हो कि ये हमारा इतना एसेट की वैल्यू में कमी आती जा रही है। तो जब एसेट हमारी है डेबिट में, तो उसकी वैल्यू की कमी कहां दिखेगी,
क्रेडिट में। अकाउंट्स का बहुत सिंपल रूल है, डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल एंड ऑपोजिट। तो जब एसेट लिखी यहां पर, तो धीरे धीरे जो इसकी वैल्यू में कमी है उसको ऑपोजिट साइड दिखाना होगा ना, क्योंकि ये एसेट है और ये उसकी कमी है। तो कमी हम यहां नहीं कर रहे हैं, हम यहां लिख रहे हैं। तो अब डेप्रिसिएशन जो है वो हम यहां पे लेके आएंगे। सो आपका बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां पर अमाउंट आ जाएगा एट द एंड, मतलब इस ईयर के एंड में क्या होगा, ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। तो जितना भी बैलेंस है, मतलब डेबिट क्रेडिट का जो भी है, वो बैलेंस आ जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन बनते हैं। तो ये कैरी डाउन बैलेंस आपका ब्रॉट डाउन में आ जाएगा। जैसे एसेट का बैलेंस कंटिन्यू हो रहा है, ये अब कंटिन्यू होगा। फिर एंड में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। अब इस ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया, तो अब एक्यूमुलेट हो गया। अब टर्म समझ में आ रही है ना, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो गया, पिछले साल का भी आ गया, इस साल का भी आ गया। तो एंड में हमारा जो बैलेंस है वो एक्यूमुलेट होके हो जाएगा टोटल, ठीक है। थर्ड ईयर में क्या होगा, ये बैलेंस एज इट इज आएगा और फिर इसका बैलेंस आपका एक्यूमुलेट होगा। नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अब इस केस में हमारी जो बुक्स में एसेट है वो उसकी परचेज प्राइस कॉस्ट पे दिखती रहेगी, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट पे आती रहेगी और डेप्रिसिएशन हमारा अलग से एक्यूमुलेट होता रहेगा और वो आता रहेगा कहां पर, हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो थर्ड ईयर के बिगनिंग में जब हमारे पास ये बैलेंस आएगा, ये बैलेंस कहां से आएगा, ये पिछले साल का जो बैलेंस है वो यहां आ गया। तो ये बैलेंस क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये टोटल कहां से आया था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन से। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे ये कंटिन्यू करेगा। तो जितना भी डेप्रिसिएशन है वो हमारा इकट्ठा आता जाएगा। तो बैलेंस शीट में जब हम एसेट दिखाएंगे तो एसेट सिर्फ अपनी वैल्यू पे नहीं आएगी, जो इसका बैलेंस है, जो कॉस्ट प्राइस है इसकी, सिर्फ इस पे नहीं आएगी। ये तो कॉस्ट प्राइस पर आती जा रही है, लेकिन जो इसमें कमी हो रही है वो हम कहां पर लिख रहे हैं, इसकी कमी हम लिख रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। ये इसकी कमी है। सो जो टोटल और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो यहां पर जुड़ता जा रहा है, एसेट यहां पर है। तो जब बैलेंस शीट में दिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एसेट एट कॉस्ट इतनी माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जी एसेट है ना, जैसे यहां पर बैलेंसिंग फिगर है, यहां पे क्या आएगा, इस केस में आ जाएगा एसेट एट कॉस्ट, क्योंकि हमने एसेट में कमी नहीं की है तो वो कॉस्ट पे आएगी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो आपका ये माइनस होके नेट बैलेंस आएगा। तो बैलेंस तो वही रहने वाला है, बस यहां पर अब क्या है कि हम अलग अलग कर देंगे। तो आपकी एसेट के अकाउंट में एसेट नई की नई पूरी की पूरी वैल्यू पे दिखेगी, लेकिन रियलिटी में वैल्यू कम हुई है तो जितना भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ वो माइनस करके दिखाओगे। ये जो मेथड है ये यूजर के हिसाब से जो है थोड़ा बेटर है। जैसे मान लो 2 मशीन्स हैं एक कंपनी के पास, दोनों का बैलेंस 50,000 है। अब आपको देखने में लगेगा ये तो सेम मशीन्स है, फाइन है ना, तो कोई चेंज नहीं दिखा ना, आपको एक जैसी लग रही है क्योंकि आपने 50,000 देखा, बैलेंसिंग फिगर है। लेकिन अगर वो यहां हम डिटेल पे आ जाएं तो एक मशीन है आपके पास 1 लाख की, जिसमें से 50,000 डेप्रिसिएशन कट गया, बाकी वैल्यू बची 50,000। ये मेथड क्या दिखाएगा, एसेट एट कॉस्ट 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन 50,000, वैल्यू बची 50,000। इसको देखते ही नजर आएगा कि ये एसेट आधी खत्म हो गई है, मतलब इसकी हाफ लाइफ बची है। अब एक और मशीन है, उसकी वैल्यू है 5 लाख, डेप्रिसिएशन कट चुका है 4,50,000, वैल्यू बच रही है 50,000। तो यहां पे हमें क्या दिखेगा कि 5 लाख की एसेट थी, 4,50,000 मतलब 90% इसकी लाइफ खत्म हो गई है, इसकी सिर्फ 10% लाइफ बची है। इसका मतलब ये हो गया जो यूजर है या जो ऑनर है, जब वो ये अकाउंट देखेगा तो वो ये समझ जाएगा कि कमिंग 1-2 साल में ये एसेट हमें बदलनी है। तो फिर उसका दिमाग उस तरफ चलेगा कि मुझे पैसे बचाने हैं, मुझे एसेट रिप्लेस करनी है, जो यहां नहीं कर सकते हो। तो ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, थोड़ा बेटर होता है। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं, उसमें यूजुअली ये मेथड होते हैं। बट अभी हम क्योंकि स्टार्टिंग फेज में है ना, तो हमारा पहले हम बेसिक मेथड समझेंगे, उसके बाद फिर हम 3 अकाउंट्स का भी प्रोसीजर समझ सकते हैं। सो ये 2 मेथड्स आपके हो गए, विद प्रोविजन एंड विदाउट प्रोविजन। दोनों में थोड़ा सा चेंज है, एक ही चेंज है वैसे तो। डेप्रिसिएशन एसेट में लिखते हैं, यहां डेप्रिसिएशन प्रोविजन में आता है। तो 2 अकाउंट कंटिन्यू हो गए, एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन अकाउंट।
डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है, वो तो कंटिन्यू नहीं हो रहा, खत्म होता जाएगा, लेकिन प्रोविजन चलेगा। तो जब भी एसेट का बैलेंस चेक करना है इस मेथड में, अकाउंट से नहीं चलेगा, अकाउंट तो कॉस्ट पे है, तो उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके आप बैलेंस चेक करेंगे। ठीक है ना। तो अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं फटाफट। एक्स लिमिटेड, क्वेश्चन मैंने वही लिया जो लास्ट मेथड में था। एक्स लिमिटेड परचेज्ड मशीन फॉर 2,20,000, पेड 18% एज जीएसटी, आईजीएसटी है, एक ही पे हो रहा है। लाइफ है 10 years एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 30,000। 30,000 तुम्हें वापस मिल जाएगा जब इसको सेल करोगे। यू स्पेंड 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इसका मतलब एसेट की कॉस्ट हमें कितनी पड़ी। आपने ये 3 अमाउंट पे किए हैं, ये भी पे कर रहे हो, जीएसटी भी पे कर रहे हो और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे कर रहे हो। तो एसेट की कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट में क्या क्या आएगा, जीएसटी को छोड़ के जितने भी एक्सपेंसेस हम पे करते हैं, इनकर करते हैं टू ब्रिंग दैट एसेट फॉर यूज, उसकी प्लेस पे लाना है, उसको यूज की फॉर्म में लाना है। मान लो आप मशीन खरीद के ले आते हो, इंस्टॉल ही नहीं कराते, तो यूज तो नहीं होगी ना। तो इंस्टॉलेशन उसके यूज करने का, एसेट को जो उसका पर्पस था उसको सर्व करने के लिए इंस्टॉलेशन जरूरी है। सो जितने भी एक्सपेंसेस हम करते हैं वो सब उसकी कॉस्ट में कवर होते हैं। ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे और जीएसटी अलग से रिकॉर्ड होता है। तो जब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, जर्नल अगर हम इस कंपनी का बनाते हैं तो हमें फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में, क्योंकि कोई डेट नहीं दे रखी तो हम मान लेंगे शुरू में खरीदा। तो आपने क्या खरीदा, एक तो आपने मशीन खरीदी। अब उस मशीन पर टोटल कॉस्ट आपकी कितनी पड़ गई, 2,30,000 की। ठीक है ना। 2,20,000 एंड 10,000 ये अलग रिकॉर्ड कर लो टू बैंक अकाउंट। और जीएसटी जो आप पे कर रहे हो तो उसे बोलेंगे आउट, इनपुट, सॉरी, क्योंकि ये तो इन है ना, मशीन आई है बिजनेस में। सो इनपुट आईजीएसटी आपने पे किया, कितना पे कर दोगे, 18% कॉस्ट पे, सो 39,600। ये मशीन में नहीं आएगा, ये अलग आएगा, ये परचेज हो गई। अब क्या करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर अब डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो देखो तुमने एसेट की कॉस्ट इनकर करी 2,30,000, लेकिन तुम्हें इसमें से स्क्रैप में, मतलब जब इसे बेचोगे, खत्म हो गई, रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल मतलब बच गया, तो जो कुछ बच जाएगा, ये कबाड़ जो भी बचेगा, 30,000 तुम उस पे ले लोगे इसकी सेल पर। इसका मतलब हमने नेट कॉस्ट कितने की पड़ी। तो नेट इसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू जिसे बोलते हैं, या इसकी नेट कॉस्ट है, वो हो गई 2 लाख। यही होगा ना। तो अगर आप कोई चीज खरीदते हो, उसको सेल करने पे बाद में जो पैसा वापस मिलना है, तो नेट हमें कॉस्ट तो 2 लाख की पड़ेगी ना, क्योंकि 30 तो वापस आ जाएगा। इसकी लाइफ है 10 years। तो आपका सिंपल मेथड में, सिंपल जो डेप्रिसिएशन है वो हो गया 10 साल में इस वैल्यू को मुझे खत्म करना है, तो मैं इसे इक्वली बांट देती हूँ, 20 20 20 हर साल खत्म करूंगी। सो डेप्रिसिएशन जो एनुअल अमाउंट आया, एनुअल क्यों आया, क्योंकि आप इसको ईयर से डिवाइड कर रहे हो। सो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया 20,000। ठीक है ना, ये आ गया। अब ये डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, तो उसकी क्या एंट्रीज है, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करो। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लेकिन कहां चार्ज करना है, मशीन में नहीं करना, हमें अलग अकाउंट बनाना है। सो टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, तो उसे एज एन एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे P&L में। सो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000, ये हो गया। अब ये हुआ फर्स्ट ईयर एंड। सिमिलरली ये आपका सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, तो ये हमारी रिपीट होती जानी है। ये हर साल हमें यही एंट्रीज करनी है, और सिंपल मेथड में तो अमाउंट भी वही रहने वाला है। सो ये आप हर साल इसको चार्ज करते रहोगे, डेप्रिसिएशन आपका अलग रिकॉर्ड होता रहेगा। तो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, हमें इसी तरह से इसकी एंट्रीज करनी है। ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको एंट्रीज बार बार नहीं करके बता रही हूं, क्योंकि ये तो यही रहने वाली है। तो अब हम बनाएंगे इसमें मशीन अकाउंट। तो मैं इसमें अभी हाथ से ड्रॉ कर रही हूं मशीन अकाउंट। ठीक है। ये हो गया हमारे कॉलम्स, डेट का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बीच में एक कॉलम लेजर फॉलियो का भी होता है, हालांकि हम उसमें कुछ भी लिखते नहीं है। ठीक है ना, लेजर फॉलियो में, बिकॉज वो तो तब होता है ना जब हम लेजर और जर्नल इकट्ठी बुक्स बना रहे होते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं। चलो
ओके अब मशीन अकाउंट में क्या किया आपने, ट्रांजैक्शन क्या है, फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में आपने ये मशीन खरीदी और इसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ी, मैं बार बार यही बोलूंगी, परचेज प्राइस नहीं बोलूंगी, कॉस्ट कितनी पड़ी, कितने की हमें पड़ी, 2,30,000 की। और कुछ किया नहीं, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे लेकिन वो तो सेपरेट करना है, तो मशीन में कुछ नहीं हो रहा, ये तो यही रहेगी। तो अब हमें क्या करना है, हर साल बस ये बैलेंस आता जाएगा। सो 2,30,000 हो गया, क्योंकि कुछ और है ही नहीं, ये हो गया क्लोज अकाउंट। अब सेकेंड ईयर हर साल बिगनिंग में अकाउंट्स को बैलेंस लेके आना पड़ता है, सो बैलेंस ले आए इसका 2,30,000। अब कुछ किया नहीं, यहां तो कुछ नहीं कर रहे ना, डेप्रिसिएशन अलग जा रहा है, सो वही बैलेंस आ जाएगा, ठीक है ना। सो थर्ड ईयर बिगनिंग हो गया जी। चलिए बैलेंस ले आते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 2,30,000। अगेन कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज नहीं करना है। सो जब आप इसको टोटल करोगे, डेबिट साइड में टोटल है 2,30,000, क्रेडिट में तो है ही नहीं, तो बैलेंस यही आता जाएगा। तो क्या दिख रहा है, हमारी एसेट तो एज इट इज ही पड़ी हुई है, देखने वाले को क्या दिख रहा है, 2,30,000 एज इट इज एसेट आ रही है, आ गई। अब आ जाते हैं हम डेप्रिसिएशन अकाउंट पर। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमारा सेम फॉर्मेट में बनेगा जैसे पहले बनाया था, बस एक डिफरेंस रह जाएगा। वो डिफरेंस क्या है कि डेप्रिसिएशन हमें अब कहाँ लिखना है, सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन को P&L में चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन जब रिकॉर्ड करेंगे तो हर साल एंड में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है, बट प्रोविजन मेथड में ये कहां से रिकॉर्ड होता है, प्रोविजन से। सो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गया प्रोविजन के थ्रू, और इसे क्लोज करना है, मतलब खत्म करना है बुक्स में से, तो कहां चला जाएगा, P&L में। तो रिपीट रहने वाला है सब कुछ, टोटल कर दोगे बैलेंस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर अगेन डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही हमें एंड में करना होता है, तो एंड में ही इसकी एंट्री होगी 20,000, उसको P&L में क्लोज कर दो। कोई भी एक्सपेंस हमारा देखो आगे नहीं जाता है, वो खत्म करना होता है, एक्सपेंस हो इनकम हो वो P&L में डालनी पड़ती है। ओके अब थर्ड ईयर के एंड में अगेन बिगनिंग में कुछ नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो मैं ये छोटा छोटा लिख रही हूं, फिर इसे P&L में चार्ज कर दूं, ठीक है ना, ये हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे अकाउंट पे। तीसरा अकाउंट हमारा क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये साथ के साथ मैं इसी सीरीज में बना रही हूं, ऑल्दो देखो यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम लग रही है मुझे, सीरीज में साथ में इसलिए बना रही हूं कि जब हम बैलेंस लिखेंगे ना, तो आप बैलेंस को यहां से पकड़ सकते हो कि देखो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो नेट इफेक्ट क्या है। अगर मैं यहां लिख दूंगी तो कई बार हम वो समझ नहीं पाते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहीं पे छोटा छोटा लिख के बना रही हूँ। अब प्रोविजन जो है ये कब लगना है, डेप्रिसिएशन पर प्रोविजन लगना है एंड में। अब ये प्रोविजन क्या डिनोट कर रहा है, एसेट की कमी, कि एसेट पर इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो जो भी हमारी कमियां हैं, जब एसेट थी तो वो डेबिट में थी ना, तो इसकी कमी आनी चाहिए क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड में इसकी कमी आएगी। तो फर्स्ट ईयर एंड में ये शुरू हुआ, इस पर कमी डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से हो गई 20,000 की। अब ये एक एक्यूमुलेटेड अकाउंट है, मतलब इसमें हम अमाउंट को इकट्ठा करते जाएंगे, तो अब क्या होगा, एंड में ये बैलेंस कहलाएगा, तो ये बैलेंस आ गया। अब सेकेंड ईयर में, अब बिगनिंग में बैलेंसेस को हमें ब्रॉट डाउन करना होता है, तो ये कैरी डाउन बैलेंस आ गया कि ये तो पिछले साल का कैरी किया, अब ले आते हैं। एंड में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम 20,000 का, तो अब टोटल कितना हो गया, ये बैलेंस आ गया कैरी डाउन 40,000। फिर थर्ड ईयर में अगेन पहले बैलेंस लेके आओ, पिछला बैलेंस कैरी करो, तो वो ले आए हम, बी ब्रॉट इट, इसीलिए बीडी लिखते हैं ना, ब्रॉट डाउन, लेके आना, ये कैरी करो मतलब नेक्स्ट ईयर ले जाओ, ले गए हम यहां पर ले आए, ठीक है। फिर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 20,000 उसी ईयर का, तो अब बैलेंस कितना बन गया 60,000 का। तो जब हम ये एसेट अपनी बुक्स में दिखाएंगे, मतलब बैलेंस शीट में एंड में जब हम मशीन दिखा रहे होंगे, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, एसेट एट कॉस्ट, मशीन एट कॉस्ट 2,30,000, क्योंकि एसेट तो इतने पर ही है ना, 2,30,000 इसका बैलेंस है, लेस प्रोविजन फॉर
डेप्रीसिएशन 20,000, तो आपकी एसेट आएगी 2,10,000 पर। सेकेंड ईयर मशीन एट कॉस्ट, मशीन अभी भी पूरी वैल्यू पे दिखेगी, वो नई की नई है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो, ये एज इट इज दिख रही है, जितनी की ली थी उतने पे आती जाएगी। डेप्रीसिएशन अलग है। सो अब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन सेकेंड ईयर में कितना हो गया 40,000 का, तो 40 माइनस कर दो 1,90,000, ठीक है। थर्ड ईयर में सेम, जब हम अपनी एसेट्स में इसे शो करेंगे बैलेंस शीट में, मशीन एट कॉस्ट, मशीन अभी भी नई की नई दिख रही है 2,30,000 पे, पर ये नई नहीं है, हम इसे 230 नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि तो ये यूज हो चुकी है। सो इसका जितना भी यूज हुआ, जितना भी इसका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, वो सारा इकट्ठा करो, 60,000 हो गया, थर्ड ईयर में 60 हो गया, सो 1,70,000। सो नेट में तो हमारा अमाउंट वही रहेगा। देखो जो पिछला मेथड किया था, इसमें भी हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो गिर रही है, पर वो दिख रही है कि हमारी वैल्यू गिर रही है। यहां पर क्या है, एसेट अकाउंट में नहीं दिख रहा, एसेट आपकी कॉन्टिन्यूअसली बैलेंस सेम रहने वाला है। तो अकाउंट देखोगे तो लगेगा अरे इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो डेप्रिसिएशन अलग लिख रहे हैं, तो ये डेप्रिसिएशन का बैलेंस जो है, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये अलग है, सो नेट बैलेंस यहां पे आता जाएगा। अब आप ये देखो, अगर किसी पर्सन को ये बैलेंस दिखाए डिटेल के साथ, या किसी पर्सन को हम सिर्फ बैलेंस बताएं विदाउट डिटेल, तो उसको क्या समझ में आएगा? ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। यहां हमें लगेगा अरे ये तो मशीन नई है, ठीक है ना। 5 इयर्स के बाद, 6 इयर्स के बाद धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा, जब 2,30,000 में से 1,50,000 या 1,60,000 डेप्रिसिएशन चला जाएगा, किसी ईयर में आएगा ना 2,30,000 में से 1,60,000, 70। अगर सिर्फ 70 बताएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा ये नई है पुरानी है, क्या स्टेटस है। लेकिन यहां दिख रहा है, यहां हमें दिख रहा है कि इसकी ऑलमोस्ट 2/3 लाइफ ओवर हो चुकी है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले कुछ सालों में जल्दी ही इस कंपनी के ऊपर एक कैश की रिक्वायरमेंट आने वाली है, एसेट को रिप्लेस करना पड़ेगा, उससे ज्यादा थोड़े ना चल जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये पुरानी मशीन है, इससे ये भी समझ में आ रही है कि इस मशीन में रिपेयर्स भी ज्यादा हो रही होंगी, ब्रेकडाउन भी हो रहे होंगे, काम का नुकसान भी हो रहा होगा। तो अगर आप इसको सेल कर रहे हो, तो जो इस मशीन को खरीद रहा है, अगर वो आपके बुक्स में देखेगा, उसको समझ में आ जाएगी ये इतने साल पुरानी मशीन है, ठीक है ना। क्योंकि कई चीजें हमें देखने से नहीं पता चलती। अगर मैं आपको एक मशीन दिखाऊं, हो सकता है उसकी मेंटेनेंस, मतलब बाहर से मैंने बड़ी अच्छी रखी है, आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल ठीक सी तो है, नई सी लग रही है, लेकिन वो कितनी रिपेयर मांगती है, कितनी मेंटेनेंस मांगती है, कितनी बार वो खराब होती है, वो कैसे पता चलते हैं? वो उसकी लाइफ देख के पता चलते हैं। तो ये थोड़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, सो दैट वे ये मेथड थोड़ा सा बेटर है, बट विल बी लर्निंग बोथ, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। सो मीनवाइल स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।